कहानी की शुरुआत में हम सियोक नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो काफी जीनियस है। सियोक हमेशा बूढ़े और गरीब लोगों का फ्री में इलाज करती थी, लेकिन सियोक डॉक्टर के साथ साथ एक खूनी भी है। और ये सब आप कहानी में आगे देखोगे कि सियोक अपनी इस डबल पर्सनैलिटी के साथ कैसे जीती है। दरअसल सियोक एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिसे मेडिकल नॉलेज लेना बहुत पसंद था, खासकर उसे इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। सियोक के ना तो माँ बाप थे और ना उसके पास पढ़ने के लिए पैसे थे, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी सारा कर्जा लिया था। दरअसल सियोक का सपना था कि वो एक दिन प्रोफेसर ड्योकी के साथ मिलकर ब्रेन सर्जरी करेगी, जो कि कोरिया के सबसे बेस्ट ब्रेन ट्यूमर सर्जन है। इसीलिए उसने बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया और कुछ ही दिनों में सियोक ने यूनिवर्सिटी को अपनी काबिलियत भी दिखा दी कि आगे चलकर वो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेन सर्जन बन सकती है। अब सियोक यूनिवर्सिटी में पहली बार प्रोफेसर ड्योकी से मिलती है और पहली मुलाकात में ही उसने ड्योकी का दिल जीत लिया था। इसीलिए वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि ड्योकी उसे अपने अंडर रखकर बाकी की नॉलेज दे। और इसी घड़ी के लिए सियोक ने सारी जिंदगी मेहनत की थी। तब ड्योकी भी सियोक की मेहनत और डेडिकेशन देखकर उसे अपने साथ रख लेता है और आगे जब भी ब्रेन सर्जरी होती तब ड्योकी सियोक को सिखाने के लिए सबसे आगे खड़ा रखता, ताकि सियोक सर्जरी को पूरे फोकस के साथ समझ सके। अब ड्योकी भी चाहता था कि सियोक एक अच्छी सर्जन बने, इसीलिए वो भी सियोक को हर छोटी से छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें सिखाने लगा और सियोक भी उसकी सिखाई हर बात पर खरा उतरती। और देखते ही देखते सियोक का यूनिवर्सिटी में एक साल बीत गया। अब सियोक इतनी ज्यादा ट्रेन हो चुकी थी कि अब वो प्रोफेसर के बिना ही ब्रेन सर्जरी करने लगी और इस तरह सियोक प्रोफेसर की सबसे होनहार स्टूडेंट बन गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सियोक की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। दरअसल किसी भी होनहार स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट अब्रॉड जाकर स्टडी करे और अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। अब यूनिवर्सिटी में सभी को पता था कि इस बार की स्कॉलरशिप सियोक को ही मिलने वाली है, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप की स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप की लिस्ट लगी उसमें सियोक की जगह किसी और स्टूडेंट का नाम था। ये देखकर सियोक के पैरों तले जमीन निकल गई, इसीलिए वो गुस्से में प्रोफेसर ड्योकी के पास जाती है। तब सियोक ने देखा कि जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है उसकी माँ ड्योकी के ऑफिस में बैठी थी। इसीलिए सियोक गुस्से में उस औरत पर चिल्लाने लगी, क्योंकि सियोक को लग रहा था कि उस औरत ने स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर ड्योकी को पैसे दिए हैं। हालांकि सियोक ने ये भी देख लिया था कि वो औरत उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सियोक गुस्से में उस औरत को काफी कुछ बोल देती है। इसीलिए प्रोफेसर ड्योकी उस औरत के सामने ही सियोक को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और उसके दिन भर के सारे अपॉइंटमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब अब वो सारा दिन किसी भी पेशेंट की सर्जरी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कार एक्सीडेंट का एक इमरजेंसी केस आ गया जिसके ब्रेन की सर्जरी करनी जरूरी थी। इसीलिए सियोक बिना कुछ सोचे समझे अपना फर्ज पूरा करने ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। सियोक ब्रेन सर्जरी परफॉर्म कर ही रही थी कि इतने में प्रोफेसर ड्योकी वहां पहुंच गया। वो सियोक को ऑर्डर देता है कि सियोक सर्जरी को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाए। तब सियोक शांति से ड्योकी को पेशेंट की इमरजेंसी के बारे में समझाती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसने ट्यूमर को ढूंढ निकाला है, मतलब वो आराम से उसे ऑपरेट कर सकती है। सियोक ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ ली थी कि उसे क्या करना है, लेकिन ड्योकी सियोक की कोई बात नहीं सुनता और उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर सियोक गुस्से से लाल हो गई, इसीलिए वो आईवी ट्यूब लेकर प्रोफेसर के पीछे जाती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। तब उसके कलीग सियोक को रोकते हैं और ड्योकी को छुड़ाते हैं। मतलब अगर वहाँ कोई नहीं होता तो शायद सियोक के हाथों ड्योकी मारा जाता। वही ड्योकी सियोक के ऐसे बर्ताव से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे सबके सामने जोर का एक थप्पड़ मारता है, जिससे सियोक जमीन पर गिर गई। लेकिन ड्योकी यहाँ तक नहीं रुका, वो सियोकी का मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर देता है। ये सुनकर सियोक रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद वो जिंदगी में कभी भी ऑपरेशन थिएटर में कदम नहीं रख सकती। मतलब उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगले सीन में हम सियोक को यूनिवर्सिटी के बाहर बारिश में देखते हैं। वो अपने घुटनों पर बैठकर प्रोफेसर से माफी मांगने आई थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ड्योकी उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। इसी के साथ सियोक एक टॉप स्टूडेंट से एक आम लड़की बन गई। कुछ ही पल में उसकी अच्छी खासी जिंदगी उजड़ गई थी, लेकिन सियोक ने सोच लिया था कि वो इतना होने पर भी नहीं रुकेगी। इसीलिए वो अंडरग्राउंड ट्यूमर सर्जरी स्पेशलिस्ट बन गई और इलीगल सर्जरी करने लगी। सियोक अब ऐसे लोगों के लिए सर्जरी करने लगी या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन होता है, क्योंकि वो लोग पकड़े जाने के डर से हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अब सियोक के पास डॉक्टर लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो अपने काम में बहुत परफेक्ट थी और अब तक उसकी एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई। तभी हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसे सियोक ने अभी अभी ऑपरेट करके उसकी जान बचाई है। तभी हम वहाँ एक नर्स को देखते हैं जिसे उस गैंगस्टर के आदमियों ने उसी यूनिवर्सिटी से किडनैप किया था जहाँ सियोक कभी प्रैक्टिस किया करती थी। अब हम उस नर्स को देखते हैं जो उस गैंगस्टर को चुपके से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाती है, क्योंकि नर्स को
पहले से पता था कि सियोक और डेवकी के बीच में क्या हुआ था और उसे ये भी पता है कि सियोक के पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है और इसके बाद भी वो सर्जरी परफॉर्म कर रही है जो पूरी तरह से इलीगल है। अब नर्स ने उस गैंगस्टर पेशेंट के साथ इसीलिए ऐसा किया था क्योंकि वो बताना चाहती थी कि वो सियोक के पेशेंट के साथ कुछ भी कर सकती है जिससे उसकी जान चली जाएगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सियोक होगी, जिसके बाद सबको सियोक के इलीगल सर्जरी के बारे में पता चल जाएगा और सियोक को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी होगी। तब सियोक नर्स से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब हमें पता चला कि वो नर्स पैसों की बहुत ज्यादा लालची है। वो सियोक से हर महीने 2 मिलियन वॉन की डिमांड करती है जिसके बदले वो सियोक की इलीगल सर्जरी के बारे में किसी को नहीं बताएगी। तब सियोक भी मान जाती है, लेकिन नर्स ये नहीं जानती थी कि उसने गलत लड़की से दुश्मनी ले ली। सियोक नर्स को बताती है कि उसे रात में एक वेयर हाउस में आना होगा और वही उसे उसके पैसे मिलेंगे। अब रात होने पर नर्स वेयर हाउस में गई। तब उसे पैसों से भरा एक बैग मिला जिसे देखकर नर्स काफी खुश हो गई और उन पैसों को गिनना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके पीछे से सियोक आई और आईवी ट्यूब से नर्स का गला घोटने लगी। तब हम देखते हैं कि ऐसा करते समय सियोक के चेहरे पर डर की जगह एक स्माइल थी, मानो उसे नर्स की जान लेने में काफी मजा आ रहा था। नर्स को मारने के बाद सियोक को पैसे एक डोनेशन बॉक्स में डाल देती है क्योंकि सियोक का मकसद समाज की मदद करना और उनके बीच रह रहे नर्स जैसे लोगों का कचरा साफ करना था। कहानी में आगे हम यंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सियोक का असिस्टेंट है। यंग नर्स की डेड बॉडी को दफनाने में सियोक की मदद करता है। दरअसल यंग के ब्रेन में भी ट्यूमर था जिसे सियोक ने ऑपरेट करके ठीक कर दिया, लेकिन यंग के पास सियोक को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो असिस्टेंट के तौर पर सियोक की हर काम में मदद करने लगा। लेकिन यंग हमेशा सियोक को समझाता रहता और उसे लोगों को मारने से मना करता, लेकिन जब भी सियोक किसी को जान से मारती तब वही उसकी मदद करता। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ब्रेन सर्जरी करने के अलावा सियोक ने एक फार्मेसी भी ओपन की थी जिसमें उसका एक छोटा सा क्लिनिक भी था जहां वो बूढ़े और लाचार लोगों का फ्री में इलाज किया करती। इसीलिए उस टाउन के लोग भी सियोक से काफी खुश थे क्योंकि किसी ने भी सियोक का असली चेहरा नहीं देखा था। आगे सियोक जब अपने क्लाइंट से मिलकर जाने लगी तब उसकी नजर एक आदमी पर गई जो एक क्रिमिनल है जो कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा है। उस वक्त वो क्रिमिनल सियोक को घूर रहा था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और सियोक को उस आदमी से होशियार रहने कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सियोक अपने क्लिनिक पर पहुंची तब वो आदमी परेशान करने के लिए उसके क्लिनिक में आ गया और उससे उल्टा सीधा मजाक करने लगा। लेकिन सियोक उसकी बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो उसे घूरने लगी। दरअसल वो आदमी थोड़ा साइको किस्म का था जो अपनी बहन को हमेशा अब्यूज किया करता। आगे हम देखते हैं वो क्रिमिनल सियोक के लिए दिन ब दिन सिर दर्द बनता जा रहा था। एक रात जब सियोक अपने घर में थी तब वो सियोक का पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गया और दूर से उस पर नजर रखने लगा। लेकिन सियोक ने खिड़की से उसे देख लिया था। उस समय वो आदमी काफी ज्यादा नशे में था और उसे बहुत बुरी नजरों से देख रहा था। ये बात सियोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे क्रिमिनल पर गुस्सा आ रहा था और उसने पहले ही सोच लिया था कि उसे गुंडे को सबक सिखाना होगा। अगले दिन सियोक एक रेस्टोरेंट में जाती है जो उस आदमी की बहन का है। उस वक्त वो क्रिमिनल भी वहाँ बैठा था और सियोक को बुरी नजरों से देख रहा था। वही सियोक भी उसकी हर एक एक्टिविटी को ध्यान से देख रही थी। बेचारे उस ठग ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब सियोक रेस्टोरेंट से निकली लेकिन जानबूझकर अपनी छतरी टेबल पर भूल गई क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। इसीलिए सियोक बाहर निकलकर रेस्टोरेंट के पास वेट करने लगी। तब वो क्रिमिनल अपनी छतरी लेकर उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सियोक उसके झांसे में फंस चुकी है। तब सियोक उस क्रिमिनल को अपने घर में इनवाइट करती है। सियोक का इनविटेशन मिलने के बाद वो गुंडा बहुत खुश हो गया। अगले दिन वो क्रिमिनल साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसके पीछे से सियोक अपनी कार लेकर वहां पहुंच गई। वो गुंडा उस कार को रोकता है और उसे पता चला कि वो कार सियोक की है, इसीलिए वो सियोक को देखकर खुश हो गया और अपनी साइकिल छोड़कर सियोक की कार में बैठ गया। जिसके बाद सियोक ठग को लेकर वहां से निकल गई। आगे वो ठग कार में रखी सियोक की बोतल का पानी भी पीता है। जिसके बाद हम देखते हैं सियोक उसे अपने घर लेकर पहुंच गई और वो अपने साथ एक बड़ा सा प्लास्टिक मैट लेकर भी आई थी जिसे वो उस आदमी की मदद से घर के अंदर लेकर आई। तब उस आदमी को बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, इसीलिए सियोक पसीना पोंछने के लिए उसे एक टॉवेल लाकर देती है। लेकिन कुछ ही देर में ठग अचानक बेहोश हो गया। मतलब सियोक ने पहले ही उस बोतल के पानी में कुछ मिला दिया था। फिर कुछ समय बाद उस आदमी को होश आता है। तब उसने खुद को बंधा हुआ पाया। ये देखकर वो गुंडा काफी घबरा गया, लेकिन वो समझ गया था कि अब काफी देर हो चुकी है और वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता। जिसके बाद सियोक उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही उसे समझाया था कि वो उसके साथ अच्छे से पेश आए। इतना बोलकर सियोक अपने स्केपलर मतलब
ऑपरेशन नाइफ से उसका गला काट देती है और वो क्रिमिनल वही तड़प तड़प कर मर जाता है। उसे देखकर सियोक शैतानी हंसी हंसने लगी। जैसे जैसे उसकी जान निकल रही थी सियोक को बहुत मजा आ रहा था। तभी हम यंग को देखते हैं जो सीए के किए कांड की सफाई करता है और खून के दाग को अच्छी तरह साफ कर देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। जिसके बाद यंग ने क्रिमिनल के पास से मिले सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट भी जला दिए और फिर रात के समय अंधेरे में यंग उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर दफना देता है। सियोक और यंग के बीच का तालमेल बहुत अच्छा था। दोनों को अपना काम काफी अच्छी तरह से पता था। कहानी में आगे हम प्रोफेसर ड्योकी को देखते हैं जो कई सालों बाद सियोक के घर उससे मिलने आता है, लेकिन इस बार उसका बर्ताव पहले जैसा नहीं था। वो सियोक के साथ अच्छे से पेश आता है, लेकिन उसे देखकर सियोक को फिर एक बार अपनी बीती जिंदगी याद आ गई। लेकिन वो फिर भी ड्योकी को अपने घर में आने देती है। तब प्रोफेसर ड्योकी बताता है कि उसे भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है जो अभी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचा। इसीलिए ड्योकी सियोक के पास आया है क्योंकि उसे पता है कि उसके अलावा ड्योकी का ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। ड्योकी की बातों से हमें ये भी पता चला कि ड्योकी काफी समय से सियोक पर नजर रख रहा था और उसे सियोक की इलीगल सर्जरी के बारे में पहले से पता है। ये सब सुनने के बाद सियोक प्रोफेसर ड्योकी का ऑपरेशन करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ड्योकी की वजह से उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हुआ है और उसी की वजह से वो इलीगल सर्जरी करने के लिए मजबूर है। लेकिन ड्योकी अब भी अपने किए पर सियोक से माफी नहीं मांगता, बल्कि एक टीचर की तरह उसे ऑर्डर देता है कि सियोक को उसकी सर्जरी करनी होगी और अगर सियोक ने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को सियोक की इलीगल सर्जरी के बारे में बता देगा। ये सुनकर सियोक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसीलिए वो ड्योकी का ऑपरेशन करने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने कहती है। अब सियोकी का गुस्सा देखने के बाद ड्योकी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही सियोक के घर से बाहर निकला तभी उसे ट्यूमर का अटैक आ गया, जिस वजह से ड्योकी को चक्कर आने लगे। लेकिन ड्योकी के पास इसकी दवा पहले से रखी थी। अब ड्योकी वो दवा निकालता है, तभी वो दवा उसके हाथ से छूटकर कुछ दूरी पर गिर गई। इसीलिए वो जैसे तैसे दवा तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ सियोक भी पहुंच गई, लेकिन वो ड्योकी की मदद करने की बजाय उस दवा की बोतल को पैर मारकर दूर कर देती है। अब सियोक को वो सारी बातें याद आने लगी कि कैसे वो बारिश में उससे माफी मांगने आई थी, लेकिन ड्योकी ने उसे एक मौका भी नहीं दिया। इसीलिए सियोक ड्योकी की दवा की बोतल को पैर से तोड़कर चूर कर देती है। अब ड्योकी की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी। वही सियोक को ये सब करने के बाद काफी सुकून मिलता है और वो अपने अंदर की नफरत को बाहर निकालती है जिसे उसने पिछले 10 सालों से पाला हुआ था। लेकिन तभी वहाँ यंग आकर सियोक को रोकता है, जिसके बाद सियोक वापस अपने घर में चली गई। वही प्रोफेसर ड्योकी की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी, इसीलिए यंग ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद ड्योकी को तुरंत हॉस्पिटल रवाना किया गया, वरना उसकी मौत हो जाती। लेकिन सियोक को पता था कि ड्योकी के साथ ऐसा करना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुछ दिन बाद सियोक को पता चला कि उसका क्लिनिक सील कर दिया गया है। तब वो ड्योकी को कॉल करती है। ड्योकी कॉल पर बताता है कि अगर सियोक को अपना क्लिनिक वापस शुरू करना है तो सबसे पहले उसे भुसान आकर उससे मिलना होगा। ये सुनकर सियोक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार वो अपने गुस्से को दबा लेती है। दरअसल सियोक ये जानना चाहती थी कि ड्योकी उससे आखिर क्या करवाना चाहता है। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर ड्योकी भी भुसान पहुंच गया था क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। दरअसल ड्योकी पिछले 9 सालों से लगातार सर्जरी करता आ रहा है और उसकी एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई, इसीलिए उसे पता था कि इस साल का अवार्ड उसे ही मिलेगा। उधर सियोक भी यंग के साथ भुसान पहुंच गई और इवेंट में ड्योकी को देखकर उसे जलन होने लगी, क्योंकि अगर सियोक के पास लाइसेंस होता तो शायद ड्योकी की जगह वो होती। इसके बाद सियोक बाथरूम इस्तेमाल करने जाती है, जहाँ उसने कुछ डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना, जिससे उसे पता चला कि उस सेरेमनी की स्पॉन्सर, जिसका नाम इचिदा है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान है क्योंकि उसके बेटे को भी ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन उसके बेटे की उम्र काफी कम होने की वजह से कोई भी उसका ऑपरेशन करने तैयार नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि एक गलती उनका करियर बर्बाद कर सकती है। लेकिन बस ड्योकी ही एक ऐसा डॉक्टर है जो इचिदा की मदद कर सकता था, लेकिन वो खुद बीमार है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सियोक सोचती है कि प्रोफेसर ड्योकी से बदला लेने का उसके पास एक अच्छा मौका है, इसीलिए वो सीधा इचिदा के पास पहुंच गई और उनकी बातों से हमें पता चला कि इचिदा पहले भी सियोक से एक बार मिल चुकी है। उस समय वो ड्योकी के अंडर प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद सियोक इचिदा को एक बच्चे की ब्रेन सर्जरी का एक वीडियो दिखाती है जो खुद सियोक ने की थी और ये केस इचिदा के बेटे की तरह ही था, लेकिन सर्जरी के बाद वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए सभी बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, लेकिन सियोक के ऑपरेशन करने के बाद वो बच्चा काफी हेल्दी है, इसीलिए सियोक दावा करती है कि वो इचिदा के बेटे को भी बचा सकती है। अब इचिदा ने सियोक की सर्जरी वाला वीडियो देख लिया था, इसीलिए उसे सियोक में अपने बेटे के लिए एक उम्मीद नजर आने लगी। लेकिन इचिदा को पता था कि उसके बेटे के ऑपरेशन के बदले सियोक उससे जरूर कुछ मांगेगी, लेकिन
सियोक को पैसे नहीं चाहिए थे, बस वो चाहती थी कि प्रोफेसर ड्योकी को इस साल कोई अवार्ड न मिले। सियोक का मानना था कि प्रोफेसर ड्योकी ने बीते दिनों में जो भी उसके साथ किया था वो सब आज ड्योकी के साथ होना चाहिए, लेकिन इचिदा प्रोफेसर ड्योकी की काफी इज्जत करती है, इसीलिए उसने सियोक की शर्त को मानने से मना कर दिया और उसे अपने रूम से जाने कहा। लेकिन अब सियोक ने भी ठान लिया था कि वो ड्योकी को बेस्ट सर्जन का अवार्ड नहीं मिलने देगी, इसीलिए वो अगले दिन फिर से एक बार इचिदा से मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। तब इचिदा कहती है कि ड्योकी उसका टीचर था और आज सियोक जो कुछ भी है वो बस प्रोफेसर ड्योकी की वजह से है, लेकिन अब वो अपने टीचर को ही नीचा दिखाने में लगी है और इससे ड्योकी की मानसिकता पता चलती है कि वो एक सेल्फिश लड़की है जिसे अपने टीचर की इज्जत का भी ख्याल नहीं। इसीलिए इचिदा ने अपने बेटे का ऑपरेशन सियोक के हाथों करवाने से मना कर दिया। इचिदा की बातें सुनकर अब सियोक भी समझ गई कि उसका प्लान फेल हो गया है और वो ड्योकी को अवार्ड मिलने से नहीं रोक सकती। रात होने पर सियोक अपने होटल के रूम में आराम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक इचिदा उसके रूम में आ गई और हम देख पाते हैं कि सियोक के लिए इचिदा का बर्ताव काफी बदला हुआ था। इचिदा सियोक को अपने बेटे की सर्जरी करने की परमिशन दे देती है और साथ ही उसकी सारी शर्तें भी मान जाती है, लेकिन बदले में इचिदा ने सियोक के सामने अपनी शर्त रख दी। इचिदा कहती है कि अगर सियोक उसके बेटे को बचाने में नाकाम रही तब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आगे सियोक इचिदा के प्राइवेट प्लेन में बैठकर जापान पहुंचती है, क्योंकि इचिदा एक जापानीज है और उसका बेटा जापान के हॉस्पिटल में है। सियोक के जापान पहुंचने के बाद ऑपरेशन रूम तैयार किया जाता है। तब सियोक इचिदा के बेटे से मिलती है और उसे ग्रीट करती है। यहाँ हम सियोक के चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देख पाते हैं, मानो उसे पहले से पता था कि वो इचिदा के बेटे को बचा लेगी। कुछ ही देर में सर्जरी शुरू हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सर्जरी करते समय अचानक सियोक के चेहरे पर खून की पिचकारी उड़ने लगी, जो ऑपरेशन करते समय बच्चे के सिर से निकल रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी के डॉक्टर्स भी घबरा गए, इसीलिए वो सभी सियोक को बच्चे को हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इतना ब्लड देखकर उन्हें लग रहा था कि सियोक से सर्जरी फेल हो जाएगी, जिसके बाद बच्चे को बचाना नामुमकिन होगा। लेकिन सियोक उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और पूरा फोकस सर्जरी पर लगाती है। तभी अचानक वहाँ इचिदा भी पहुंच गई और अपने बेटे को इस हाल में देखकर वो घबरा गई, क्योंकि अगर सर्जरी फेल हो गई तो उसका बेटा कभी भी होश में नहीं आएगा, मतलब उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सियोक अब भी पूरी तरह से शांत थी और उसके आसपास हो रही बातों को इग्नोर कर रही थी। वही दूसरी तरफ अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ड्योकी की जगह किसी और को बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिल गया। ये देखकर पूरे हॉल में शांति छा गई, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये अवार्ड प्रोफेसर ड्योकी को ही मिलेगा, लेकिन इस साल का बेस्ट सर्जन का अवार्ड किसी और को मिल गया। तब ड्योकी ने देखा कि जिसे अवार्ड दिया गया है उसके लिए कोई भी तालियां नहीं बजा रहा, इसीलिए प्रोफेसर ड्योकी सबसे पहले ताली बजाता है और सिचुएशन को नॉर्मल करता है। हालांकि ड्योकी को इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देता। अब हम सियोक को देखते हैं जो जापान से वापस आ गई थी और ड्योकी का उदास चेहरा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि यही उसका प्लान था। आगे हमें पता चला कि इचिदा के बेटे की सर्जरी सक्सेसफुल रही, मतलब सियोक ने इचिदा के बेटे की जान बचा ली थी। इसीलिए इचिदा ने मौके पर अवार्ड विनर का नाम बदल दिया, जिसके बाद सियोक ड्योकी से मिलती है और अवार्ड न मिलने पर वो ड्योकी की इंसल्ट करने लगी, लेकिन ड्योकी ने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और पूरी तरह से शांत रहा। ये देखकर सियोक अपसेट हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इंसल्ट करने के बाद ड्योकी रोने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सियोक को ये नहीं पता था कि प्रोफेसर ड्योकी के कहने पर ही इचिदा ने सियोक पर भरोसा किया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि सियोक से बात करने के बाद इचिदा ने सारी बातें ड्योकी को बता दी थी। तब ड्योकी इचिदा को सियोक पर भरोसा करने कहता है और उसे बताता है कि उसके इतने स्टूडेंट में से बस सियोक ही एक ऐसी लड़की है। ड्योकी बताता है कि सियोक भले ही इलीगल सर्जरी परफॉर्म करती हो, लेकिन वो एक जीनियस है जो कभी भी फेल नहीं हो सकती। जिसके बाद इचिदा ने सियोक के रूम पर जाकर उसे अपने बेटे की सर्जरी करने की परमिशन दे दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इचिदा के बेटे को बचाने के बाद अब ड्योकी को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसकी ब्रेन सर्जरी सियोक के अलावा कोई नहीं कर सकता। उधर पुलिस एक वीडियो के भरोसे इलीगल सर्जरी करने वाले डॉक्टर की तलाश में थी और इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो लोग एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गए जो सियोक और पेशेंट के बीच में मीटिंग करवाता था। तब वो आदमी खुद को बचाने के लिए सियोक के बारे में सब कुछ बता देता है। अब शुरुआत में हमने एक पुलिस वाले के पास सियोक की सर्जरी का वीडियो देखा था, वो भी उसी आदमी ने लीक किया था, जिसे लेकर पुलिस वाले प्रोफेसर ड्योकी के पास भी गए थे और ड्योकी भी वीडियो देखकर समझ गया था कि वो सर्जरी सियोक
सियोक ने ही की है। लेकिन उसके बाद भी ड्योकी पुलिस को कुछ नहीं बताता। लेकिन पुलिस ने किसी तरह वो जगह ढूंढ ली जहाँ सियोक इलीगल सर्जरी परफॉर्म करती है। अब कैप्टन हान जिसने वो जगह ढूंढ निकाली थी वो डियोक का अच्छा दोस्त भी था, इसीलिए वो ड्योकी की मदद के लिए उसे क्राइम सीन पर बुलाता है। लेकिन पुलिस के कुत्तों ने उसी वेयरहाउस के पास एक जगह ढूंढ निकाली जहाँ खुदाई करने पर पुलिस वालों को एक डेड बॉडी भी मिली और वो डेड बॉडी उसी नर्स की थी। ये देखकर प्रोफेसर ड्योकी समझ गया कि ये काम सियोक का ही है, लेकिन वो तब भी पुलिस को सियोक के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर अगले दिन सियोक भी क्राइम सीन पर पहुंच गई जहाँ वो पुलिस के कुत्तों को प्यार करती है। तब एक पुलिस वाला पूछता है कि वो कुत्ते सियोक को कुछ क्यों नहीं कर रहे। तब सियोक बताती है कि वो एक एनिमल लवर है, इसीलिए उसे कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी ड्योकी सियोक को अकेले में ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे लोगों को जान से मारना बंद करना होगा, वरना एक दिन वो पकड़ी जाएगी और उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी होगी। लेकिन अब सियोक को लग रहा था कि ड्योकी उससे बदला ले रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ड्योकी को अवार्ड नहीं मिला। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर रहा है ताकि वो सियोक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। इसीलिए वो ड्योकी पर गुस्सा करने लगी और वहाँ से चली गई। लेकिन कैप्टन हान ने उन्हें बात करते हुए देख लिया था और कैप्टन हान ने सियोक को पहचान भी लिया था, क्योंकि वो प्रोफेसर ड्योकी की पुरानी स्टूडेंट है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लाया गया। तब चेक करते समय नर्स की बॉडी से एक कुत्ते का बाल मिला, लेकिन अभी तक उस कुत्ते की ब्रीड के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि नर्स ने कभी कोई कुत्ता नहीं पाला था, इसीलिए फॉरेंसिक वालों को लग रहा था कि वो बाल मर्डरर ने ही नर्स की डेड बॉडी के पास छोड़ा है ताकि वो लोग कंफ्यूज हो जाए या फिर खूनी के पास वो कुत्ता है। अब ये बात एक पुलिस ऑफिसर को पता चली। तब वो ऑफिसर ड्योकी के पास जाकर उसे वो एविडेंस दिखाता है जिससे बहुत जल्द मर्डरर का पता चल जाएगा। तब प्रोफेसर ड्योकी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ कहीं घुमाने लेकर गया और हम देखते हैं कि ड्योकी ने कार के दरवाजे के नॉब में पहले ही किसी तरह का केमिकल लगा रखा था। अब वो लोग कहीं घूमने निकले। तब बातों ही बातों में ऑफिसर को याद आया कि सियोक ड्योकी की स्टूडेंट हुआ करती थी और जिस कुत्ते के बाल नर्स की डेड बॉडी के पास मिले हैं ठीक वैसे ही कुत्ते सियोक के पास भी है। मतलब उस पुलिस ऑफिसर का शक सीधा सियोक पर जा रहा था, जो कि सच है। तब ड्योकी किसी तरह पुलिस ऑफिसर को अपना रुमाल देता है और उस रुमाल में भी वही केमिकल लगा हुआ था जिससे वो ऑफिसर बात करते हुए बेहोश हो गया। जिसके बाद उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ होगा ये आप समझ जाओ। अब प्रोफेसर ड्योकी का असली चेहरा हमारे सामने आता है और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ड्योकी सियोक से भी बड़ा हैवान है और ये पहली बार नहीं था कि ड्योकी ने किसी को जान से मारा हो। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ड्योकी एक ब्रेन सर्जरी कर रहा था। वो पेशेंट ड्योकी का दोस्त है, लेकिन ड्योकी उससे काफी ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए ड्योकी सर्जरी के दौरान उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस समय सियोक भी उसके साथ थी और वो समझ गई थी कि ड्योकी जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसीलिए ऑपरेशन नाइफ देते समय वो जानबूझकर ड्योकी के हाथ पर कट लगा देती है जिससे ड्योकी के हाथ से खून बहने लगा। और इस हालत में ब्रेन सर्जरी करना अलाउ नहीं है, इसीलिए ड्योकी को अपना काम खत्म किए बिना ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आना पड़ा। जिसके बाद सियोक ड्योकी के ऑफिस में जाकर उसकी हरकत के लिए उसे भला बुरा कहती है, लेकिन ड्योकी ने ठान लिया था कि वो एक दिन अपने उस दोस्त को जरूर मारेगा। इसीलिए जब उसका दोस्त डिस्चार्ज हुआ तब ड्योकी उसे अपने साथ घुमाने लेकर गया और एक सुनसान जगह ले जाकर नाइफ से उसके गले की आर्टलरी को काट दिया। जिसके बाद ड्योकी अपने दोस्त को एक टिश्यू पेपर देता है और उसे अपने जख्म को कवर करने कहता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन ये सब वो अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए कर रहा था। अब उसका दोस्त घबराकर कार से बाहर निकलता है और एक खाई की तरफ भागते हुए नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी बॉडी को जंगली कुत्तों ने खा लिया। दरअसल ड्योकी जब जवान था तब वो बिल्कुल सियोक की तरह था। वो हमेशा ब्रेन के बारे में ही पढ़ता रहता था और जब भी सर्जरी करते समय वो ओपन ब्रेन को देखता उसका चेहरा एक्साइटमेंट से खिल जाता। इसीलिए ड्योकी ने जब पहली बार सियोक को देखा था तब वो सियोक में खुद को देख रहा था और यही कारण था कि ड्योकी ने सियोक को अपना हर हुनर दिया था। वही दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर के गायब होने के बाद कैप्टन हान ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर की कॉल हिस्ट्री निकाली, जिससे उसे पता चला कि उस ऑफिसर ने आखिरी कॉल प्रोफेसर ड्योकी को किया था। इसीलिए कैप्टन हान ड्योकी से मिलता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि जिस रात पुलिस ऑफिसर गायब हुआ था कि क्या उस रात ड्योकी उससे मिला था। तब ड्योकी बताता है कि उस रात उसने पुलिस ऑफिसर से कॉल पर बात की थी क्योंकि वो ऑफिसर उससे मिलना चाहता था, लेकिन ड्योकी को कुछ जरूरी काम था इसीलिए वो उस रात ऑफिसर से मिल नहीं सका। तभी कैप्टन हान को उसके कलीग का कॉल आया जो उसे बताता है कि उसने ड्योकी के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए और साथ ही उसके हाउसकीपर से भी पूछताछ की और उसे पता चला कि उस रात ड्योकी अपने घर से बाहर नहीं निकला, जिससे ये साबित हो गया कि प्रोफेसर ड्योकी उस रात पुलिस ऑफिसर से नहीं मिला था।
फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हाउसकीपर जब खाना लेकर ड्योकी के रूम में पहुंचा तब उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी, जिससे हाउसकीपर को लगा कि ड्योकी बाथरूम में है। लेकिन ये सब ड्योकी ने जानबूझकर किया था। जिसके बाद वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर आया और एक गैराज में जाकर अपनी लग्जरी कार निकाली, जो ड्योकी ने एक सीक्रेट गैराज में छुपा कर रखी थी। ड्योकी ने ये सारा प्लान इसीलिए बनाया था ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ड्योकी ने ये सब सियोक को बचाने के लिए क्यों किया। ड्योकी यही नहीं रुका। जब उसे पता चला कि वो मिडलमैन जिसने पुलिस को सियोक के बारे में बताया था, तो अब वो उसका पता लगाने की कोशिश करता है ताकि उसे भी सियोक के रास्ते से हटा सके। इसीलिए ड्योकी उस आदमी से किसी तरह से कांटेक्ट करता है और उसे मिलने बुलाता है। जब वो आदमी ड्योकी से मिलने पहुंचा तब ड्योकी उसे बताता है कि उसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो अपनी ब्रेन की सीक्रेट सर्जरी करवाना चाहता है। इसीलिए वो उस आदमी से सियोक को ढूंढने कहता है ताकि वो ड्योकी के साथ मिलकर उस क्लाइंट की सर्जरी कर सके, जिसके लिए उस आदमी को अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। ये सुनकर वो आदमी मान गया। तभी उस आदमी को कैप्टन हान का कॉल आया, जो उससे बाकी इलीगल सर्जरी के बारे में पूछने लगा। लेकिन इस बार वो आदमी पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि ड्योकी ने उसे पैसों की लालच दे दी थी। कहानी के अगले सीन में हम सियोक का घर जलते हुए देखते हैं, जिसे ड्योकी ने ही जलाया था, और उस घर के साथ सियोक के 3 कुत्ते भी जलकर मारे गए। अब ड्योकी ने ये इसीलिए किया था क्योंकि पुलिस को नर्स की बॉडी पर कुत्ते के बाल मिले थे जो सियोक के कुत्ते थे, और उसे पता था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सियोक के घर से उसके कुत्तों के बालों की जांच करने जरूर आएगी, जिसके बाद सियोक आसानी से फंस सकती है। इसीलिए उसने जानबूझकर उन कुत्तों को खत्म कर दिया। लेकिन सियोक को अब भी नहीं पता था कि ड्योकी ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए उसे ड्योकी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सियोक अपने कुत्तों से काफी ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए वो ड्योकी को कॉल करके मिलने बुलाती है, जिसके बाद सियोक ड्योकी से मिलने गई और गुस्से में सीधा अपनी कार से ड्योकी की कार को टक्कर मार दी। लेकिन इससे भी सियोक को शांति नहीं मिली। इसीलिए वो वापस अपनी कार को पीछे ले जाती है और एक बार फिर ड्योकी की कार को टक्कर मारने के लिए तैयार होती है। तब ड्योकी अपनी कार से बाहर आता है और सियोक की कार के सामने खड़ा हो जाता है। वही सियोक का असिस्टेंट यंग भी उसके बाजू बैठा था। यंग काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो सियोक को होश में आने कहता है। लेकिन सियोक पर तो मानो खून सवार था, इसीलिए वो तेजी से ड्योकी की तरफ कार ले जाती है। लेकिन वो ड्योकी को मारने की बजाय उसके बाजू से निकल गई। अगले सीन में हम सियोक को देखते हैं जो अपने डॉग्स को खोने के गम में डूबी हुई थी। तभी वो मिडलमैन सियोक से मिलने आता है और उसे अपने साथ पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन सियोक को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ काम करने से मना कर देती है। तब सियोक को पता चला कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए जहाँ से लोन लिया था, दरअसल वो पैसे उसी आदमी के थे। लेकिन सियोक ने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी, इसीलिए उस लोन का इंटरेस्ट 100 मिलियन वॉन तक पहुँच गया था। इसीलिए उस आदमी के साथ काम करना है या नहीं, ये फैसला सियोक नहीं बल्कि वो आदमी करेगा, क्योंकि सियोक अब उसकी कर्जदार बन गई थी। अब वो आदमी सियोक को एक क्लाइंट के पास ले जाता है। तब सियोक को पता चला कि उसे जिस डॉक्टर के साथ मिलकर सर्जरी करनी है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ड्योकी है। ड्योकी को देखकर सियोक को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती। अब सर्जरी की सारी तैयारी एक बड़े से याच पर की जाती है और जब तक वो सर्जरी नहीं होगी तब तक वो याच समुद्र में ही घूमती रहेगी, क्योंकि उन्हें जिस क्लाइंट की सीक्रेट सर्जरी करनी थी वो एक टॉप का लीडर है। कहानी में आगे हम सियोक को याच पर देखते हैं जो अपने मरे हुए कुत्तों की राख लेकर याच के किनारे पर खड़ी थी, क्योंकि वो राख को समुद्र में डालकर अपने बेजुबान साथियों को हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहती है। तभी वहाँ ड्योकी पहुँच गया। अब सियोक को समझ नहीं आ रहा था कि ड्योकी के पास इतने पैसे होने के बाद भी वो इस तरह की इलीगल सर्जरी क्यों कर रहा है। तब ड्योकी सियोक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सियोक जैसा नहीं है, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है जिसमें इमोशंस नाम की चीज नहीं होती, इसीलिए उसे सियोक के कुत्तों को मारने का कोई अफसोस नहीं है। ये सुनते ही सियोक खुद पर कंट्रोल खो देती है और गुस्से में पूरी तरह पागल हो जाती है। वो अपनी छतरी से ड्योकी को बुरी तरह पीटने लगी, लेकिन तभी वह सियोक का असिस्टेंट यंग आकर उसे रोक लेता है। अगर यंग उसे नहीं रोकता तो शायद वो ड्योकी को मार ही डालती। आगे हम देखते हैं ड्योकी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसके हाथ भी कांपने लगे थे, इसीलिए वो सर्जरी करने से पहले इंजेक्शन लेता है ताकि वो लीडर की सर्जरी सही तरीके से कर सके, वरना दोनों में से एक भी याद से जिंदा नहीं जा सकता। अब सर्जरी शुरू होती है, लेकिन सर्जरी के बीच में ही ड्योकी के हाथ कांपने लगे, लेकिन इससे सर्जरी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सियोक ने देख लिया था कि ड्योकी की वजह से गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सियोक पोजीशन चेंज करने कहती है, क्योंकि अगर सर्जरी किसी तरह से फेल हो गई तो याच पर से वो जिंदा वापस नहीं जा सकते। लेकिन ड्योकी नहीं चाहता था कि वो अपनी स्टूडेंट के सामने कमजोर पड़ जाए, इसीलिए वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और सर्जरी कंटिन्यू रखता है। अब ड्योकी सर्जरी करते समय किसी से बात करना पसंद नहीं करता
करता, लेकिन इस बार वो सर्जरी के दौरान सियोक से बात करने लगा। वो सियोक के काम की बहुत तारीफ करता है जो उसने सियोक के कॉलेज टाइम में भी कभी नहीं की थी। ये सुनकर सियोक मन ही मन खुश होने लगी कि आखिर उसके टीचर ने उसकी तारीफ कर ही दी। इसीलिए सर्जरी सक्सेसफुली खत्म करने के बाद ड्योकी जब बाहर निकला तब सियोक ढूंढते हुए ड्योकी के पास आई। ड्योकी कहता है कि उसे सियोक के साथ काम करके काफी खुशी मिली और उसने कभी भी सियोक से नफरत नहीं की। अब सियोक भी ड्योकी से नाराज नहीं थी, इसीलिए वो भी उन दिनों को याद करती है जब उन्होंने हॉस्पिटल में एक साथ बहुत सारी ब्रेन सर्जरीज को अंजाम दिया था और देखते ही देखते दोनों ने अपने अंदर की नफरत को खत्म कर दी और दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। तब जिंदगी में पहली बार सियोक अपने टीचर के सामने सिर झुकाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चला कि ड्योकी ने अपने दोस्त का मर्डर भी सियोक की वजह से किया था। दरअसल जब से ड्योकी के दोस्त ने सियोक को देखा था तब से ही वो सियोक का फैन बन चुका था और इसीलिए उसने सियोक को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया ताकि सियोक उन पैसों से अब्रॉड जाकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर सके, जिसके बाद वो सियोक का इस्तेमाल करके उससे काफी सारा पैसा कमाएगा। दरअसल ड्योकी का दोस्त ये काम पहले भी कई स्टूडेंट के साथ कर चुका था और काम निकल जाने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन ड्योकी नहीं चाहता था कि सियोक जो उसकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी वो उसके दोस्त की इस हरकत का शिकार बने। इसीलिए ड्योकी ने जानबूझकर सियोक को मिलने वाली स्कॉलरशिप किसी और स्टूडेंट को दे दी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ड्योकी शुरुआत से ही सियोक को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ड्योकी का दोस्त सियोक के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और ये बात ड्योकी को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने आखिरकार अपने दोस्त को जान से मार दिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो लोग याद से बाहर आते हैं। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने ड्योकी को सियोक से दोबारा मिलवाया था ताकि वो ड्योकी के क्लाइंट से कुछ पैसे कमा सके। और काम होने के बाद जब उसे पैसे मिल गए तब उसने ठान लिया कि वो सियोक को सारे सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर देगा, जिसके बदले में वो पुलिस वालों से भी पैसे लेगा। तब सियोक को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए रास्ते में वो ऐसा दिखाती है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट यंग से हेडेक की मेडिसिन लाने कहती है। तब उस आदमी को लग रहा था कि सियोक अब भी उसके साथ चल रही है। तब हम कैप्टन हान को देखते हैं जिसे उस आदमी ने सियोक को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था। अब जैसे ही वो आदमी हान से मिलता है तब उसने देखा कि सियोक उसके साथ नहीं है और वो कहीं गायब हो गई। इसीलिए वो सियोक को ढूंढने निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद सियोक खुद उसके सामने आ गई और बताया कि उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो कुछ खाने चली गई थी। लेकिन सियोक ने उस आदमी को पुलिस के साथ देख लिया था, इसीलिए सियोक ने उसे मारने का प्लान बना लिया। वही वो आदमी भी कैप्टन हान को इशारा करता है और चुपके से वहाँ आकर सियोक को गिरफ्तार करने कहता है। तब सियोक को यूनिवर्सिटी से उसके एक पुराने कलीग का कॉल आता है जो बताता है कि डियोक का ब्रेन कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और अगर जल्दी ही उसे ऑपरेट नहीं किया गया तो ड्योकी 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अब ये सुनने के बाद सियोक आगे कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसे एहसास हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसे वो काफी समय से जानती है वो उसके पास से गुजरा। तब वो पीछे से एक आदमी को देखती है जो उस बिचौलिए को पकड़कर ले जा रहा था। अब सियोक उनका पीछा करने लगी। तब उसे ड्योकी की एक झलक दिखाई दी जो उस आदमी को पकड़कर एक सुनसान और अंधेरे में ले जा रहा था। तब सियोक खून की कुछ बूंदे जमीन पर देखती है जो उस आदमी के थे। ये देखकर सियोक को सब कुछ समझ में आ गया कि इतने सालों से जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत कर रही थी वो ही उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था। वो ड्योकी ही था जिसने हमेशा सियोक के सारे प्रॉब्लम बिना उसे पता चले सॉल्व कर दिए थे। तभी यंग ने पुलिस वालों को देख लिया जो सियोक को पकड़ने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए वो सियोक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाकर दूर लेकर गया। तब सियोक को ड्योकी का मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। वहाँ जाने पर सियोक को एक कार की चाबी मिली। दरअसल ड्योकी ने सियोक के वहाँ से निकलने का सारा इंतजाम कर रखा था। अब जैसे ही वो लोग कार के पास पहुँचते हैं तब उन्हें कार में अलग अलग नंबर प्लेट मिलती है और साथ में काफी सारा कैश भी मिलता है। लेकिन सियोक शहर छोड़कर भागने की बजाय ड्योकी की सर्जरी करके उसकी जान बचाना चाहती है, इसीलिए उसने अपने पुराने कलीग को कॉल करके ऑपरेशन थिएटर तैयार करने कहा और ड्योकी को वहाँ बुलाने कहा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस को बिचौलिए की लाश मिल गई जिसे ड्योकी ने मारा था, इसीलिए उसकी बॉडी को फोरेंसिक लैब में ले जाया जाता है। तब उन्हें पता चला कि उस आदमी को मारने के लिए मर्डरर ने काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस आदमी की पसलियों के बीच में एक ऐसी जगह स्केपलर मारा गया था जिससे कुछ समय बाद उस आदमी को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी और उसके कुछ देर बाद वो आदमी बेहोश हो गया और उसी बेहोशी की हालत में वो आदमी मर गया। इस पर से हान को शक होता है कि ऐसा मर्डर वही कर सकता है जिसे बॉडी के सभी पार्ट्स
पार्ट्स की अच्छे से जानकारी होगी और शरीर के बारे में डॉक्टर से अच्छा और कौन जानता है। इसीलिए पुलिस वाले उस जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ड्योकी की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। तभी हम हान को देखते हैं जो काफी परेशान था। दरअसल हान ने उस दिन प्रोफेसर ड्योकी को देख लिया था, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। आगे हान ड्योकी को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है और पूछता है कि जितने भी मर्डर हुए हैं क्या उसमें सियोक का हाथ है। तब ड्योकी हंसता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हान वापस ऑफिस आकर एक बार फिर वही सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगा। तब उसे सियोक दिखाई दी और अचानक उसे याद आया कि उसने सियोक को ड्योकी से एक बार बात करते हुए देखा था और उस समय हान को पता चला था कि सियोक ड्योकी की पुरानी स्टूडेंट है। इसीलिए हान सियोक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। पहले तो हान सियोक के टैलेंट की तारीफ करता है, जिसके बाद वो बताता है कि सियोक बहुत किस्मत वाली है, जिसे इतना अच्छा टीचर मिला जो सियोक को इतने समय से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हान के पास सियोक के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे, इसीलिए हान ने उसे छोड़ दिया। वही ड्योकी को भी पता था कि कैप्टन हान सियोक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, इसीलिए वो हान को कॉल करके अपने सीक्रेट गैराज पर बुलाता है। अब जैसे ही हान गैरेज के अंदर गया तब वहाँ उसे एक रेफ्रिजरेटर दिखाई दिया जो लोहे की चेन से बना हुआ था। तब हान उस चेन को हटाता है और उस फ्रिज को खोलता है और तभी हान के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस फ्रिज में उस पुलिस वाले की लाश थी जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। तब वहाँ ड्योकी भी पहुँच गया। ड्योकी बताता है कि उसने ही उस पुलिस ऑफिसर को मारा है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि नर्स को भी उसी ने मारा। और तो और ड्योकी हान को ये भी बताता है कि अब तक जितनी भी इलीगल सर्जरी हुई है वो सब भी उसी ने की है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करके और पैसे कमाकर बोर हो गया था, इसीलिए उसने इंजॉयमेंट के लिए इलीगल सर्जरी करना शुरू कर दी। ड्योकी ने वो सारे गुनाह भी अपने सर ले लिए जो उसने कभी किए ही नहीं थे और उसने सियोक को इन सब झमेलों से दूर कर दिया ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ऑपरेशन थिएटर रेडी होने के बाद सियोक ड्योकी को कॉल करती है और उसे ऑपरेशन के लिए वहाँ आने कहती है, लेकिन सियोक के काफी देर वेट करने के बाद भी ड्योकी नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आकर सियोक को बताता है कि ड्योकी अपना ऑपरेशन ठीक 1 महीने बाद करवाना चाहता है। दरअसल ड्योकी चाहता था कि ऑपरेशन के पहले तक उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए ताकि सियोक की सर्जरी फेल हो जाए, जिस वजह से ड्योकी की मौत हो जाएगी और तब पहली बार सियोक को फेलियर का मतलब समझ में आएगा, ताकि आगे से इलीगल सर्जरी करते समय वो ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहे, क्योंकि सियोक हमेशा गैंगस्टर की सर्जरी किया करती है और अगर एक भी सर्जरी फेल हो गई तो हो सकता है सियोक को जान से मार दिया जाए। इसीलिए सियोक का फेलियर फेस करना बहुत जरूरी है। वही दूसरी तरफ सियोक ड्योकी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन ड्योकी ने सियोक से सारे कांटेक्ट तोड़ दिए और एक सीक्रेट जगह पर छुप गया। कहानी में आगे हमें पता चला कि हान ने ड्योकी के लिए गिरफ्तारी का वारंट निकाल लिया और हम देखते हैं कि कैसे एक जाना माना डॉक्टर अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। उधर ड्योकी के ना मिलने पर सियोक एक गैंगस्टर के पास गई। ये वही गैंगस्टर है जिसकी सर्जरी के साथ ये कहानी शुरू हुई थी और गैंगस्टर की जान बचाने के बाद उसने सियोक से कहा था कि अगर उसे कोई भी परेशानी हो तो वो उसकी मदद करेगा, इसीलिए वो गैंगस्टर से ड्योकी को ढूंढने कहती है। तब गैंगस्टर अपने पूरे आदमियों को काम पर लगाता है और कुछ समय में उसने ड्योकी की लोकेशन पता कर ली, लेकिन सियोक ने गैंगस्टर से कहा था कि वो ड्योकी के पास नहीं जाएगी, बल्कि उसे ड्योकी को पकड़कर सियोक के पास लाना होगा। कहानी में आगे हम देखते हैं सियोक कैप्टन हान से मिलती है और पूछती है कि उसने ड्योकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकाला। तब हान बताता है कि ड्योकी ने उसके साथ डील की है। तब हम फ्लैशबैक में वो सीन देखते हैं जब ड्योकी ने कैप्टन हान को अपने सीक्रेट गैराज पर बुलाया था, जिसके बाद ड्योकी ने सियोक का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। फिर ड्योकी बताता है कि उसने कैप्टन हान के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है कि कैसे उसने कई सारे मर्डर केसेस को मैनिपुलेट करने के लिए पैसे खाए हैं और यहाँ हमें पता चला कि कैप्टन हान एक करप्ट पुलिस वाला है। जिसके बाद ड्योकी बताता है कि वो बहुत जल्द ब्रेन कैंसर से मरने वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके मरने के कुछ समय पहले हान उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले और उसके मरने के बाद सियोक को जीने दिया जाए। बदले में वो हान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और ये सब सुनने के बाद सियोक कैप्टन हान को धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने प्रोफेसर ड्योकी को हाथ भी लगाया तो सियोक उसका जीना हराम कर देगी और उसके बारे में सबको बता देगी। इतना बोलकर सियोक वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी हान अपनी कार से सियोक की कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिसके बाद वो सियोक को कार से निकाल कर उसे बुरी तरह पीटने लगा और उसकी उंगलियां तोड़ने की कोशिश की ताकि सियोक फ्यूचर में कभी किसी की सर्जरी न कर सके। लेकिन तभी सियोक का असिस्टेंट यंग कार से उतरकर हान को सियोक से अलग करता है और सियोक को
बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। तब हान यंग को सियोक से दूर होने कहता है और उसे बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन यंग मार खाने के बाद भी सियोक को बचाने में लगा था। ये देखकर सियोक का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए वो अपना स्केपलर निकालकर यंग को हटाती है और सीधा हान के गले में घुसा देती है, जिससे हान की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सियोक उसी गैंगस्टर को कॉल करके हान के मर्डर के बारे में बताकर उससे मदद मांगती है। वही दूसरी तरफ ड्योकी को भी पता चल गया कि सियोक ने फिर से किसी का मर्डर कर दिया, इसीलिए वो तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच गया। उसने पहले तो कैप्टन हान की कार की चाबी को रुमाल से उठाया ताकि उस पर फिंगरप्रिंट ना आ सके। जिसके बाद वो सियोक को मर्डर करने के लिए चिल्लाने लगा। तब सियोक ड्योकी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कहती है और यहाँ हम देखते हैं कि सियोक पहली बार ड्योकी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। दरअसल सियोक बस इतना चाहती है कि ड्योकी जिंदा रहे, जिसके लिए उसे ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन ड्योकी अब भी यही कहता है कि वो अपना ऑपरेशन 1 महीने बाद करवाएगा। तब सियोक ड्योकी से उसी की जान की भीख मांगने लगी और कहा कि अगर ड्योकी मर गया तब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो जी नहीं पाएगी। दरअसल वो चाहती थी कि ड्योकी उसे एक दिन टॉप सर्जन का अवार्ड लेते हुए देखे, जिसके लिए ड्योकी को जीना होगा, लेकिन ड्योकी नहीं मानता और उसे अपनी छड़ी से मारता है। तब सियोक ड्योकी की बात मान लेती है, जिसके बाद ड्योकी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कैप्टन हान को उसी की कार में डालता है और उसी की कार लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी कार सियोक के लिए छोड़ देता है। ये देखकर सियोक काफी रोती है क्योंकि ड्योकी अब मरने वाला है, लेकिन वो अब भी बस सियोक को बचाने में लगा हुआ है। अब कहानी में हम सीधा 1 महीने बाद का समय देखते हैं। सियोक ऑपरेशन थिएटर में है, जहां वो ड्योकी का ऑपरेशन करने वाली है, क्योंकि अब ड्योकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब ड्योकी सियोक से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सियोक ने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया। सियोक कहती है कि वो ड्योकी से तभी हाथ मिलाएगी जब ड्योकी सर्जरी के बाद पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं। सियोक अब भी अंडरग्राउंड इलीगल सर्जरी परफॉर्म करती है और तभी हम वहाँ एक आदमी को आते हुए देखते हैं, जिसका चेहरा नहीं बल्कि पैर दिखाए जाते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ड्योकी था, जिसे देखकर सियोक स्माइल करती है और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।